एफसी कर रहे हैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। Regarding to the Congress leader who has been applauded, We condemn this and it should be expunged. लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं, जो सदस्य केवल बोलने आते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं, मैं नोट कर रहा हूं, उनको मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे भाजपा को पता नहीं क्या ये जो है बीमारी है चीज़ों को बेचने की। याद है पिछली सरकार जब थी, इनकी सब होटल बेच दिए थे। हम कमाते हैं अरबों खरबों नकली दवाई बेच के। 5 लाख क्यों मैडम, हम 1 करोड़ दे देंगे। आप उसको 5 लाख का जुर्माना मैडम कर दिए हैं। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। आप समाप्त कीजिए। they know where the shoe pinches. इनको मालूम है कि तकलीफ कहाँ हो रही है, और तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वो सच्चाई है। अप्रैल की पहली तारीख महावीर जयंती की छुट्टी के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत आज फिर से बैठी। सदन के बाहर और भीतर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो रस्सा था जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे दिन मशक्कत करते नजर आए। इस बीच बीजेपी के सांसद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि राज्यसभा में हंगामा खड़ा हो गया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कटोरा लेकर खड़े होने की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस बात पर नाराज होकर वॉकआउट का रास्ता अपना लिया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी को किस चीज के बेचने का आरोप लगा दिया। और इन तमाम हंगामों के बीच क्या सदन में कुछ काम की बात भी हुई, सब जानेंगे, सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज पिंच पे संसद का रोजनामचा संसद की बात। आज लोकसभा की कार्यवाही शोर शराबे और हंगामे के बीच शुरू हुई। शुरू से ही विपक्षी सांसद एफसीआरए विधेयक के विरोध में संविधान की हत्या बंद करो और एफसीआरए वापस लो जैसे नारे लगाते नजर आए। हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू तो हुआ मगर चल ना सका। हंगामा बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामा कर रहे सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा एफसीआरए को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। दूसरी बात, एफसीआरए को लेकर के गलतफहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। एफसीआरए का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यह केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। The Congress and Communist Party are misleading the people of Kerala. इसके बाद हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे लोकसभा फिर से शुरू हुई। अच्छी बात यह रही कि इस बार कामकाज हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने हल्के फुल्के अंदाज में कुछ सांसदों की चुटकी लेते हुए कहा कि वह देख रहे हैं कि कुछ सदस्य केवल अपनी बात बोलने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदन सबका है और लोकतंत्र की इस सबसे बड़ी संस्था में बोलने का मौका सबको मिलेगा। सदन में सबको मौका मिले, पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं, जो सदस्य केवल बोलने आते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं, मैं नोट कर रहा हूं, उनको मौका नहीं मिलेगा। सबको मौका मिलेगा। सदन आप सबका है। सदन चर्चा, संवाद, सहमति असहमति का हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें विचारों के दृष्टिकोण सबके मत आते हैं, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होता है और देश आगे बढ़ता है। इसलिए सबको मौका मिलेगा। इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल को पेश किया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश वालों सतर्क रहो
और बीजेपी के झांसे में मत आओ। राज्य जितना छोटा होगा उसे उतना ही कटोरा लेके केंद्र के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपने दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। चर्चा के दौरान जब महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैदराबाद के विकास पर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने उनको टोकने की कोशिश की, जिसपे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपके राहुल गांधी से तो अच्छे ही हैं चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को आईटी हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। आप समाप्त कीजिए। इसके बाद लोकसभा से अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी दर्जा देने के संबंध में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल को वोटिंग के आधार पर लोकसभा में पारित कर दिया गया। बिल पारित होने के तुरंत बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया। फिर इस बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सपा सांसद हरेंद्र सिंह वलिक ने इस बिल पर चिंता जताते हुए कहा कि यह बिल क्राइम की जवाबदेही पर असर डालेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिल सजा के पुराने कानूनों को छोटे मोटे जुर्माने से बदल रहा है। सरकार का विश्वास जनता पर बना रहे, ये सरकार का दायित्व है, परंतु जो इसमें देखते हैं अपराध मुक्ति के नाम पर जवाबदेही कमजोर करता है। जबकि सरकार कह रही है कि बिल कॉलोनियल कानूनों को आधुनिक बना रहा है, लेकिन असल में यह सिर्फ जेल की सजा हटाकर छोटे छोटे जुर्माने लगा रहा है। इससे सवाल उठता है, क्या सरकार जवाबदेही खत्म कर रही है? जैसे पशु अतिक्रमण अधिनियम 1871 में गंभीर मामलों को अब सिर्फ 5000 जुर्माने तक सीमित कर दिया गया। यह सुधार नहीं है, बल्कि कानून को हल्का करना है, लोगों में इसका भय खत्म होगा। इस बिल पर चर्चा करते हुए पूर्णिया बिहार से सांसद पप्पू यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि नौकरशाही, तानाशाही और हिटलरशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। उन्होंने नकली दवाओं, प्रदूषण, अतिक्रमण, महिला सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी चीज मैडम, प्रदूषण फैलाओ। ये प्रदूषण फैलाव कौन फैला रहा है? प्रदूषण फैलाता है जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापार करते हैं, बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं। उनको आपने कह दिया है पूरा कि आप पूरा प्रदूषण फैलाओ, महिलाएं मरे, गरीब मरे, सब लोग खत्म हो जाए। सीएजी कैग का जो नियंत्रण महालेखक के आपने दिया है इसमें एरोलॉजिकल डिफॉल्ट, इसको आपने जुर्माना क्या किया मैडम? नकली दवाई को 5 लाख, हम कमाते हैं अरबों खरबों नकली दवाई बेच के। 5 लाख क्यों मैडम? हम 1 करोड़ दे देंगे। आप उसको 5 लाख का जुर्माना मैडम कर दिए हैं। दलित आदिवासी वंचित समूह के बारे में हम आपसे कहना चाहेंगे मैडम कि आपने कह दिया मैडम जुर्माना। अतिक्रमण मैडम, अभी सरकार आई, पूरा दलित आदिवासी को हटा दो, रोड के बगल में जितनी दुकानें हैं उसको खत्म कर दो। अब आप हमको एक बात बताइए, हम अतिक्रमण दलित का कर लेंगे, आदिवासी का कर लेंगे, उसके घर के आगे हम पूरा कूड़ा डंप कर देंगे और हम जाएंगे थाने में कुछ जगहों पर, हम कहेंगे पैसा लो, चुपचाप रहो, हम जुर्माना भरने को तैयार है, हमने अरबों कमा लिया है। ये तो बात हो गई लोकसभा के भीतर हुई चर्चाओं की, मगर एफसीआरए और सीएपीएफ बिल के मुद्दों को लेकर सदन के बाहर भी पूरे दिन माहौल गर्म रहा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आईपीएस अधिकारियों को सीएपीएफ का हेड क्यों बनाना चाहते हैं गृह मंत्री, जबकि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कमेटियों द्वारा इस बात की सिफारिश की गई है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी फोर्स के लीडर उन्हीं के काडर में से होने चाहिए। हाँ, वो तो देखिए, वो तो हम बताते हैं, पर ज्ञानेश कुमार को अभी क्या करना है आप हम आज पार्लियामेंट में बताने भी वाले हैं। सीएपीएफ बिल कल आ रहा है, तो सीएपीएफ के हेड जो है ये आईपीएस क्यों रखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बार बार कमिटीज ने कह दिया कि सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनका हेड तो उनका कैडर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेपुटेशन से अब आईपीएस ऑफिसर बैठा दिए। अभी बंगाल में देखिए किस लिए लाते, इलेक्शन के लिए लाते। अब बंगाल पे देखिए एक हस्बैंड वाइफ डुओ,
ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ ड्यूओ 2006 का यूपी कैडर का ऑफिसर, उनको लाके बना दिया है जो कोऑर्डिनेटर होता है सारा सीएपीएफ का। आईपीएस ज्वाइन ही किया है सीएपीएफ वो 26 साल का जनवरी महीना में, ऑलरेडी वो कोऑर्डिनेटर बन के आ गया। उनकी वाइफ जो है वो कलकत्ता में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई है, और एक कपल है बिहार, हस्बैंड वाइफ कपल बिहार आईपीएस, उनको भी आके बैठा दिए। तो ये यूज करना चाहते हैं सीएपीएफ को वाया द आईपीएस टू डू दिस, इसीलिए हमारे सबको ट्रांसफर करके अपना लोगों को लाते हैं। वहीं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पर सरकार को घेरते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर संस्था चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी सभी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल करने का काम कर रही है। वह चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हों चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हों, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहाँ पे हमारे जो सीपीआर, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे बीएसएफ में जो फोर्सेस हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कंट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानिक संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उसमें नकेल कसने का काम है सरकार कर रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है ये जो किया जा रहा है, और पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार सब संस्थाओं को चलाना चाहती है। तो अब तक हमने बात की लोकसभा के भीतर क्या बहस हुई और लोकसभा के बाहर क्या हंगामा हुआ इसके बारे में। अब चलिए चलते हैं राज्यसभा की तरफ, जहां पर हंगामा कम और काम ज्यादा हुआ। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने जेएनयू में सामाजिक न्याय और आरक्षण के नियमों के कथित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जेएनयू के कुलपति के हालिया बयानों, SC/ST छात्रों की संख्या में 25% की कमी और आरक्षित पदों पर योग्य उम्मीदवारों के न मिलने के नाम पर नियुक्तियों और प्रमोशन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। It has been pointed out that the majority of these posts were reserved positions and the proportion of such outcomes appears to be increasing. Further delays in faculty promotions have also been noted. There are 89 pending promotional cases in JNU, of which 62 have exceeded in the stipulated processing period. Such delays adversely affect career progression and PhD supervision capacity. शांति से चल रही राज्यसभा की कार्यवाही अचानक तब गर्मा गई जब बीच चर्चा के दौरान आंध्र प्रदेश से बीजेपी के सांसद पाका वेंकट सत्यनारायण ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसे नेताओं को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। Attention to this House regarding to the Congress leader who has been making a defamatory statements. Anything is objectionable. Please take India. If anything is objectionable, I will see that it is getting explained. I will look into it if anything is objectionable. Please stick to your subject, please. The Constitution, when the democracy is dead, and the Congress, so making an appeal to the international community, defending the nation's heritage, defending the nation's prestige. I draw the attention to the House. The People's Representation Act in this regard should be amended. The person who should make such kind of comments, he should be declared as disqualified from contesting in the elections and should be barred from the House. I draw the attention to the House to bring such an amendments. बीजेपी सांसद के इस बयान पर विपक्ष पूरी तरीके से बिफर गया। प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। कहा कि लोकसभा सदस्य के बारे में इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है जो कि एक नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि इस बयान को सदन की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया जाए, यानी सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। It is 0-1. It is irrelevant to talk about Congress party in this in his statement. So why he is talking? What is his intention? Who is behind the name? So
We condemn this and it should be expunged. I will look into it. I will look into it. Do the needful. That I already assured you. I am telling. I am looking into it and I am. Do the needful. Please take your seat. राज्यसभा में नेता विपक्ष के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने यह कहते हुए बीजेपी सांसद का पक्ष लिया कि उन्होंने तो सिर्फ इस बात पे चिंता जताई है कि हमारे नेता और हमारे लोग विदेशी धरती पे जाके भारत की संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। विदेश की धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं के बारे में प्रश्न उठाते हैं, उस पर उसने कंसर्न शो किया है। लेकिन सच्चाई ये है, जो चीज संवैधानिक और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंतर्गत नहीं आता है वो आप जरूर एक्सपेंस कीजिए, लेकिन दे नो वेयर द शू पिंचेस। इनको मालूम है कि तकलीफ कहां हो रही है, और तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वो सच्चाई है। मामला बढ़ता देख खुद सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए सदन की कार्रवाई को जारी रखने की बात कही। हंगामे के बाद बिहार से आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बिहार में सूखे नटसे के बढ़ते प्रसार का गंभीर मुद्दा उठाते हुए प्रश्न किया कि सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है। सुनिए मनोज झा ने क्या कहा। बिहार में प्रोहिबिशन के बाद सूखे नशे में और उसके प्रसार में काफी बढ़ोतरी की खबरें आती है, आए दिन मीडिया कवर करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस दिशा में बिहार में क्या प्रगति हुई है, क्या पहलकदमियां ली गई है, और इसके मद्देनजर कितने अध्ययन कमीशन किए जाते हैं टाइम बाउंड। शुक्रिया सर, जय हिंद। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद सदन में सीएपीएफ बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह चर्चा अब आईपीएस बनाम सीएपीएफ बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है बल्कि निराशाजनक माहौल भी बनाता है। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। मैंने सोचा नहीं था पार्लियामेंट में हम लोग आईपीएस बनाम सीएपीएफ करेंगे, पर जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई है ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सीएपीएफ एक तरफ आईपीएस दूसरी तरफ। ये नहीं होना चाहिए था सर। हम सबको मिलकर एक सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए थी, स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था और उनके साथ मिलजुल कर कोई ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए था जिसका स्पिरिट मिसिंग है सर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप सीएपीएफ काडर का पूरा रिव्यू करें और 6 महीने के अंदर अंदर करें, जैसे प्रोग्रेसिवली हम आईपीएस को सेवा मुक्त कर सकें इन काडर से। इसके बाद सीएपीएफ बिल का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि जो लोग देश की हिफाजत के लिए जान देते हैं उनके हित के लिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था ताकि इस पर विचार विमर्श हो सके, सत्ता पक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। जिसके बाद विरोध जताते हुए वो अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ वॉकआउट कर गए। सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, वहां पर विचार विमर्श होगा, इसमें कमियां क्या है वो भी निकाल देंगे। इसीलिए धन्यवाद। सत्ता पक्ष से भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद। अगर ये उत्तर ही नहीं मिला हमको तो मैं नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 पॉइंट के उत्तर इसमें नहीं है, इसीलिए हम वॉकआउट। धन्यवाद लीडर ऑफ हाउस। विपक्ष के वॉकआउट के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने इसके ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता भले ही तजुर्बेकार हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी पता होना चाहिए कि मंत्री के जवाब देने के बाद सदस्य केवल क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं, ना कि नया वक्तव्य दे सकते हैं। विपक्ष के नेता हैं, वो तजुर्बेकार हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि डिबेट में वक्ता के नाते वक्तव्य देना एक अलग चीज होती है और मंत्री के जवाब के बाद क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अभी जब वो खड़े हुए तो वो वक्तव्य देने लगे, और मंत्री के जवाब के बाद वक्तव्य देना यह पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के विरुद्ध है। और मैंने पहले कहा कि इनको वाद विवाद में रुचि नहीं है, हर डिबेट में इस बात को हमने देखा है। और आखिरकार चर्चा के बाद वॉइस वोटिंग के आधार पर सीएपीएफ बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया। इसके बाद सदन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट यानी आईबीसी पर चर्चा शुरू हुई।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें चीजें बेचने की बीमारी है। पिछली सरकार ने अशोका होटल, खजुराहो का होटल जैसे तमाम सरकारी होटल मुफ्त के दाम में बेच दिए थे और अब ये प्राइवेट कंपनियों को भी कोड़ी के दाम बिकवाने में लगे हुए हैं। यो हमारे भाजपा को पता नहीं क्या ये जो है बीमारी है चीज़ों को बेचने की। याद है पिछली सरकार जब थी इनकी सब होटल बेच दिए थे, जितने सरकारी होटल बेच दिए और 2 करोड़ रुपए में मान्यवर जो है 15 एकड़ का खजुराहो का होटल बेच दिया था। मुझे आज तक भाषण याद है, राज्यसभा में शरद यादव जी ने कहा था कि 2 करोड़ के तो वहां पे बर्तन, कारपेट और फर्नीचर है, लैंड की कीमत तो छोड़ दो, लैंड की कोई वैल्यूशन नहीं। इसी तरह अशोका होटल जो था, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के घर के ठीक सामने क्या लोकेशन थी, 30 करोड़ में चला गया था। ऐसे तमामों 50 होटल मुफ्त उन्होंने बेच दिए थे। अब ये प्राइवेट कंपनियां बिचवाने के भी धंधे में लग गए, उनको भी जो है कौड़ी के दाम पे बिकवाने लगे। तो भैया ये रोको यार, किसी ने अपनी जान लगाई, अपना खून पसीना लगाया, उसके परिवार वालों ने, पिताजी ने, बेटे ने, तीसरी जनरेशन ने, और कंपनी हाथ से ऐसे फिसल जा रही है कि पूछो मत। कुल मिला के सदन में आज काम भी हुआ और हंगामा भी। कल सदन का आखिरी दिन है, इसके बाद में सदन मानसून सत्र तक के लिए स्थगित हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है अग्रिम। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।